स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं झारखंड का इतिहास, जो JPSC और JSSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानेंगे झारखंड का अतीत के विषय में। मनु संहिता जो हिंदुओं का प्राचीन ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक दिया गया है जिसमें झारखंड के पौराणिक और सांस्कृतिक पहचान की झलक मिलती है। श्लोक है, अयस्कः पात्रे पयः पानम साल पात्रे च भोजनम शयनम खरजूरी पात्रे झारखंडे विधिवते। अर्थ है, झारखंड में रहने वाले धातु के बर्तन में पानी पीते हैं, साल के पत्तों पर भोजन करते हैं, खजूर की चटाई पर सोते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। यहाँ से सवाल रहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से? कुकरा नाम से। ब्रिटिश काल में यह झारखंड नाम से जाना जाने लगा। पुराण कथाओं को भी इतिहास का हिस्सा मानने वाले इतिहासकारों के अनुसार वायु पुराण में छोटा नागपुर को मुरंड तथा विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वायु पुराण में छोटा नागपुर को क्या कहते थे और विष्णु पुराण में क्या कहते थे, मुरंड और मुंड। महाभारत काल में भी छोटा नागपुर का नाम पुंडरिक देश था। चीनी यात्री फाहियान के 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आने का विवरण मिलता है। वह 411 ईस्वी तक भारत में रहे। वह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुटलाड कहा। फाहियान छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहे? कुकुटलाड क्षेत्र। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंग देश कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कौन सा देश कहा जाता था? कलिंग देश। चीनी यात्री युआन चियांग 630 से 644 ईस्वी तक, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी में, ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी 19वीं सदी, बिशप हीबर 1824 ईस्वी के यात्रा वृत्तांतों में भी छोटा नागपुर और राजमहल का जिक्र है। मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास तौर से दर्ज है कि खोखरा देश में हीरे और सोना पाए जाते हैं। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग अध्याय 4 पेज नंबर 65 में उल्लेख है कि असुरों का राजा जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित कर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, यह मानकर कि वे खूंखार जानवरों का शिकार हो जाएंगे। मुगल काल के दस्तावेजों में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान इस प्रकार की गई है, छोटा नागपुर इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा इज कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा। झारखंड ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभर कर सामने आया। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव गंगराज के राजा के शिलालेख में मिलता है। यह दक्षिण उड़ीसा में पाया गया है। उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है, यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की भी पहचान थी, जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगल क्षेत्रों से लेकर आज के छोटा नागपुर, संताल परगना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। अब जानेंगे प्राचीन काल। झारखंड के विभिन्न जिलों में पुरातात्विक अन्वेषण किया गया है। उससे मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की जंगल गाथा सामने आई है। पुरातात्विक उत्खनन में पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार और उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। उनसे यह तो साबित होता ही है कि झारखंड में आदि मानव रहते थे। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन विश्लेषण से उससे बड़ा यह तथ्य उभरता है कि झारखंड क्षेत्र में जनजीवन को मुख्यतः जंगल ही सदियों से सभ्यता और संस्कृति की राह दिखाता आ रहा है। आमतौर पर मानव सभ्यता के विकास और उसकी रफ्तार के लिए जल को मुख्य आधार माना जाता है, यानी माना जाता है कि नदियों की धाराओं ने मानव सभ्यता को दिशा दी। नदियों की अलग अलग प्रकृति ने मानवीय संस्कृति को विविधता प्रदान की। झारखंड क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण से जो औजार और उपकरण मिले हैं, वे मैदानी या नदी घाटी क्षेत्रों में प्राप्त सामग्रियों जैसे ही हैं, लेकिन उनसे मानव सभ्यता, संस्कृति की जल यात्रा और जंगल यात्रा के बीच के फर्क को पहचाना जा सकता है। उससे खुद को प्रकृति का जेता मानने वाली आधुनिक संस्कृति और खुद को प्रकृति का सहयोगी मानने वाली आदिवासी संस्कृति के विभेद का विश्लेषण भी संभव है।
सन 1991 में हजारीबाग जिला के इसको, सतपहाड़, सरैया, रहम देहांगी आदि स्थलों की खुदाई हुई। इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ। 2 प्राकृतिक गुफाओं का पता चला, गोला, कुसुमगढ़, बड़का गांव, बांसगढ़, मांडू, देशगार, करसो, पाराडीह, बरामुंडा, ब्रागुंडा, रजरप्पा एवं अन्य गांवों से पुरातात्विक अन्वेषण में पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले। यह पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के हैं। इनमें कुल्हाड़ी, फलक, बंधनी, खुरचनी, बेंधक, तक्षनी आदि मुख्य हैं। पलामू जिला के शाहपुर, अमानत पुल, रंका कलां, दुर्गावती पुल, बजना, बीरबंद, मैला पुल, चंदरपुर, झाबर, रांची रोड, लातेहार से 18 किलोमीटर रांची की ओर में हाथीगारा एवं बालूगारा, नाकगढ़ पहाड़ी आदि स्थलों पर खुदाई में पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल के साथ नव पाषाण काल के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए। इनमें कुल्हाड़ी, स्क्रैपर, ब्लेड, बोरर और ब्यूरिम मुख्य हैं। भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। कई प्राकृतिक गुफाएं भी मिली हैं। उनके अंदर आखेट के चित्र हैं। उनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी उकेरे हुए हैं। सिंहभूम जिला के लोटा पहाड़ नामक स्थल का उत्खनन पुरातत्व निदेशालय ने किया है। वहाँ भी पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम में चक्रधरपुर, वेबो, ईसाडी, बारूडी, पूर्णपानी, डुंगडुंगी, सेरेंगा, उल्पाह, पफुल डुंगरी, तातीबे, चटकमर, कालिकापुर आदि स्थलों पर भी पुरातत्व अन्वेषण कार्य हुआ है। इन स्थलों पर प्राप्त क्रोड, सल्क, खंडक, दोधरी खंडक, अर्धचंद्राकार, विदराई, तक्षणी आदि पत्थर के हथियार प्रमुख हैं। बारूडी के संजय एवं सोननाला के संगम स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन से नव पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े, पक्की मिट्टी के मटके, पत्थर की हथौड़ी, वलय आदि प्राप्त हुए हैं। ईसा से 1000 साल पूर्व ही अवधि को नव पाषाण काल माना जाता है। बारूडी से करीब 3 किलोमीटर पूरब डुगनी और डोर, चांडिल के निकट नीमडी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब बोनगरा स्थल पर हाथ से बने मृद भांडों के टुकड़े, वलय प्रस्तर, रिंगस्टोन, पत्थर के मन के, कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। बोनगरा के निकट बाना घाट स्थल पर नव पाषाणकालीन 5 पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, 4 वलय और पत्थर की थापी, पक्की मिट्टी की थापी और काले रंग के मृद भांड के टुकड़े आदि मिले हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकाल का इतिहास बताता है कि मुगल साम्राज्य तथा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था। वैसे झारखंड के जनजातीय क्षेत्र के राजाओं का चरित्र और शासन चिंतन भी मगध से लेकर दिल्ली तक के सम्राटों और शासन व्यवस्था से अलग था। इतना अलग कि बाहर के लोगों को आश्चर्य होता था कि जनजातीय राज में राजा और प्रजा को अलग अलग कैसे पहचाना जाए। सभी की वेशभूषा एक जैसी होती थी। छोटा नागपुर संताल परगना से लेकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड यानी वन प्रदेश। शासकों का इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जनजातीय बहुल झारखंड क्षेत्र को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क शासन की नींव रख दी थी, सिर्फ झारखंड क्षेत्र को छोड़कर। छोटा नागपुर पठार के मूल निवासी कौन थे, यह मालूम करना आसान नहीं है। यह संभावना भी व्यक्त की जाती है कि आज जिस आबादी को छोटा नागपुर की मूल जाति के रूप में पहचाना जाता है, वह गंगा व सोन घाटी से बरास्ते पलामू पहुंची और वहां के मूल आदिवासियों को हटाकर खुद बस गई। उन पुराने आदिवासियों का अब कोई नामो निशान नहीं रहा। इस संभावना से जुड़े तथ्य भी हैं कि प्राचीन काल में उरांव और मुंडा जाति पश्चिमी भारत के नर्मदा तट से दक्षिण तक जाने के बाद उत्तरी और पूर्वी छोर से सोन घाटी आए और अंततः छोटा नागपुर पहुंचकर बस गए। इतिहास में आरंभिक आर्य जातियों के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आकर बसने की जानकारी नहीं मिलती है। माना जाता है कि मगध साम्राज्य के उदय काल में
आर्य बड़े पैमाने पर यहाँ बसने के ख्याल से नहीं आए। वे छोटे छोटे जत्थों में व्यापारिक या धार्मिक मार्गों पर बसे थे। मानभूम के इलाके में इसके प्रमाण मिलते हैं। मध्यकाल के कई इतिहासकारों के अनुसार उस काल में छोटा नागपुर जिस दायरे में था उसे झारखंड यानी जंगल के देश के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि उस जंगल में सफ़ेद हाथी पाए जाते थे। किस्सा है कि शेरशाह ने सफ़ेद हाथी लाने के लिए झारखंड राज्य के पास अपनी सेना की टुकड़ी भेजी थी। 1585 में अकबर की सेना ने झारखंड राजा पर आक्रमण किया था। उसके बाद से राजा ने अकबर को कर देना स्वीकार किया था। वैसे उसके बाद भी झारखंड क्षेत्र पर कई हमले हुए, लेकिन उन हमलों का असली मकसद वहां उपलब्ध हीरो पर कब्जा करना होता था। उस वक्त यह चर्चा भी दूर दूर तक फैली हुई थी कि झारखंड राजा असली हीरो का सबसे बड़ा पारखी है। इस सिलसिले में जहांगीर के ज़माने का असली हीरे की पहचान के लिए भेड़ों की भिड़ंत वाला किस्सा तो बेहद मशहूर है। 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में हमला कर झारखंड राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बंदी बनाकर दिल्ली और ग्वालियर में रखा गया। मूल किस्सा यह है कि सम्राट जहांगीर एक बड़ा हीरा खरीदना चाहता था, लेकिन अपनी जानकारी के आधार पर झारखंड राजा ने सूचना भेजी कि उस हीरे में कुछ खामी है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने लड़ाकू भेड़ों की भिड़ंत का आयोजन किया। जिस हीरे को जहांगीर खरीदना चाहता था उसे एक भेड़ के सिर में बांधा गया और दूसरे भेड़ के सिर में दूसरा हीरा बांधा गया जो असली था। दोनों भेड़ों के बीच भिड़ंत हुई तो वह हीरा 2 फांक हो गया यानी टूट गया, जिस पर झारखंड राजा ने उंगली उठाई थी। हीरा की असलियत जानने के लिए उसे हथौड़े से नहीं तोड़ा फोड़ा जाता। हीरा जितना कड़ा होता है उतना ही भुरभुरा होता है। फिर भी किस्सा तो कुछ ऐसा ही है। कहा जाता है कि जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने झारखंड राजा को रिहा कर दिया। अब जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की जनजातियों का अप्रतिम योगदान रहा है। 1857 के प्रथम संग्राम के करीब 26 साल पहले ही झारखंड की जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक अर्थ भी पहली बार 1831 के कोल विद्रोह से उजागर हुआ था। उसमें मुंडा, हो, उरांव, भूइयाँ आदि जनजातियाँ शामिल हुई। इस विद्रोह के केंद्र थे रांची, सिंहभूम और पलामू। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यह संभवतः पहला विराट आदिवासी आंदोलन था। इतिहासकार इस विद्रोह को झारखंड क्षेत्र का विकराल अध्याय मानते हैं। हालांकि इसके पूर्व 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह और 1795 से 1800 में चेरो आंदोलन पूरे झारखंड क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सुलगती फैलती जंगल की आग का संकेत दे चुके थे। तिलका मांझी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की चेतना फैलाने वाले आदि विद्रोही थे। उन्होंने 1772 में जमीन व फसल पर परंपरागत अधिकार के लिए संघर्ष छेड़ा। उनके नेतृत्व में संघर्ष का संदेश गांव-गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। तिलका के तीरों से अंग्रेज सेना का नायक अगस्टिन क्लीवलैंड घायल हुआ। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। कोल विद्रोह के पहले ही 1795 से 1800 तक तमाड़ विद्रोह, 1797 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में बुंडू में मुंडा विद्रोह, 1798 में चुआड़ विद्रोह, 1798 से 99 में मानभूम में भूमिज विद्रोह और 1800 में पलामू में चेरो विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की अट्टू श्रृंखला कायम कर दी थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि छोटा नागपुर का क्षेत्र 1765 ईस्वी में अंग्रेजी राज में सम्मिलित हो चुका था, लेकिन इस क्षेत्र पर कई साल तक अंग्रेज़ों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। 1816-17 में छोटा नागपुर के राजा की दंड शक्ति पूरी तरह से छीन ली गई। निरंतर जारी विद्रोहों की वजह से मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के अधीन यहाँ प्रत्यक्ष शासन की स्थापना हुई। प्रत्यक्ष शासन के साथ शुरू हुई रेगुलेशन की परिपाटी। बिहार में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध अशांति 1831 से 1859। संपादक डॉक्टर कालीकिंदर दत्ता थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंधराय और बिंदराय मानकी। यह विद्रोह 11 दिसंबर 1831 को फूट पड़ा।
19 मार्च 1832 को कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने इस विद्रोह को दबा दिया। संयुक्त कमिश्नर विलिंगसन और डेंट ने, जिनकी नियुक्ति उस विद्रोह को दबाने के लिए हुई थी, विद्रोह की वजहों को रेखांकित करते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा, पिछले कुछ वर्षों के भीतर पूरे नागपुर भर के कोलों पर वहां के इलाकादारों, जमींदारों और ठेकेदारों ने 35% लगान बढ़ा दिए हैं। परगने भर की सड़कें उन्हें बिना किसी मजदूरी के बेगारी द्वारा बनानी पड़ी थी। महाजन लोग जो उन्हें रुपये या अनाज उधार दिया करते थे, 12 महीने के भीतर ही उनसे 70% और कभी कभी उससे भी ज़्यादा वसूल कर लेते थे। उन्हें शराब पर लगाए गए कर, जिसकी दर तो 4 आना प्रति घर के हिसाब से निश्चित थी, लेकिन जिसकी वसूली आमतौर पर इससे कहीं अधिक की जाती थी, और उसके अलावे सलामी के रूप में प्रति गांव 1 रुपया और 1 बकरी भी ली जाती थी, से सख्त नफरत थी। कोलों को अफीम की खेती नापसंद थी। हाल में वहाँ एक ऐसी डाक प्रणाली चलाई गई थी जिसका पूरा खर्च गांव के कोलों को वहन करना पड़ता था। कोलों के बीच यह भी शिकायत का विषय था कि जो लोग बाहर से आकर नागपुर में बसे हैं, उनमें से बहुतों ने, जिनका कोलों पर बेतरह कर्ज लद गया है, अपने कर्ज की वसूली के लिए बहुत सख्ती की है। बहुत से कोलों को उनके नाम सेवक पट्टा लिख देना पड़ा है, यानी उनके हाथ अपनी सेवा तब तक के लिए बेच देनी पड़ी है जब तक कर्ज अदा नहीं हो जाए। इसका मतलब है अपने आप को ऐसे बंधन में डाल देना कि उनकी पूरी कमाई का पूरा हकदार महाजन बन जाए और वे जीवन भर के लिए महाजन के दास बन जाए। अब जानते हैं ताना भगत आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। वह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। वह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में वह बिरसा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। ताना भगत आंदोलन में उन आदर्शों और मानदंडों के आधार पर जनजातीय पंथ को सुनिश्चित आकार प्रदान किया गया। बिरसा ने संघर्ष के दौरान शांतिमय और अहिंसक तरीके विकसित करने के प्रयास किए। ताना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। बिरसा आंदोलन के तहत झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का एक ऐसा स्वरूप विकसित हुआ जिसको क्षेत्रीयता की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ताना भगत आंदोलन ने संगठन का ढांचा और मूल रणनीति में क्षेत्रीयता से मुक्त रहकर ऐसा आकार ग्रहण किया कि वह गांधी के नेतृत्व में जारी आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अविभाज्य अंग बन गया। उपलब्ध इतिहास के अनुसार जतरा उरांव के नेतृत्व में उस आंदोलन के लिए जो संगठन नए पंथ के रूप में विकसित हुआ, उसमें करीब 26,000 सदस्य शामिल थे, वह भी वर्ष 1914 के दौर में। जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 ईस्वी में हुआ था। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसी अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह ताना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन ताना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। यह तो कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के सम्मेलन और
गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी। कालांतर में रीति रिवाजों में भिन्नता के कारण ताना भगतों की कई शाखाएं पनप गई। उनकी प्रमुख शाखा को सादा भगत कहा जाता है। इसके अलावे बाक्षीदान भगत, कर्मा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गौरछनी भगत आदि कई शाखाएं हैं। 1948 में देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ताना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा ताना भगतों की नीलाम की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। अब जानते हैं 1955 का महान हूल। 30 जून 1855 को संताल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र अभी का साहेबगंज जिला में भगनाडी गांव के सिद्धू ने नेतृत्व संभाला। 10,000 संथालों के बीच सिद्धू ने अंग्रेजों के खिलाफ हूल की घोषणा की। सिद्धू के साथ उसके 3 भाई कान्हू, चांद और भैरव भी थे और 2 बहन भी थी, फूलो और झानो। उसे संताल हूल या संताल विद्रोह कहा जाता है। उस विद्रोह की लपटें हजारीबाग में भी फैली थी। वहाँ उसका नेतृत्व लुबिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने संभाला था। यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करना जरूरी है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1857 का सिपाही विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का प्रथम संघर्ष माना जाता है। संताल विद्रोह उससे 2 साल पहले 55 में हुआ था, 1855 में। उसमें हजारों संतालों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। उसे झारखंड की प्रथम आदिवासी जन क्रांति माना जाता है। सिद्धू ने संथालों के मुख्य देवता मरांग बुरु और मुख्य देवी जोहेरा एरा के पास माथा टेक कर अपने तीनों भाइयों को पूरे संथाल परगना में संपर्क के लिए भेजा। संथालों को भगनाडी गांव में एकत्रित होने का संदेश लेकर तीनों भाई गए। साल वृक्ष की टहनी घुमाकर यह संदेश दूर दूर तक ले जाया गया। 30 जून 1855 को 10,000 संथाल हरबो हथियार के साथ भगनाडी गांव में एकत्र हुए। सभा में संताल राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। सिद्धू को राजा घोषित किया गया। कान्हू को सिद्धू का सलाहकार बनाकर उसे भी राजा की उपाधि दी गई। चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया गया। विद्रोह की घोषणा के साथ नाराप फूटा। जमींदार, महाजौन, पुलिस आर राजरयन आमलों की गुजुकमा। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। सबने मिलकर संकल्प किया अब से वे सरकारी आदेश नहीं मानेंगे। अंग्रेज सरकार को लगान देना बंद कर देंगे। जो सरकार का साथ देगा वह अगर संथाल भी होगा तो उसे कौम का दुश्मन माना जाएगा। आग के लिए छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है। अंग्रेज सरकार ने ज़मीन पर मालगुजारी वसूली कानून लादा था और दिनों दिन उसकी रकम बढ़ाई जाने लगी। यह संथालों के आक्रोश का बुनियादी कारण बना। संथाल परगना में संथालों ने जंगल साफ कर खेत बनाए थे। अंग्रेज हुकूमत के रिकॉर्ड के अनुसार संथालों से 1836 से 37 में जहां मालगुजारी के रूप में 2,617 रुपये वसूल किया जाता था, वहीं 1854-55 में उनसे 58,033 रुपया वसूल किया जाने लगा। 1851 के दस्तावेजों के अनुसार संताल परगना में उस वक्त तक के संतालों के 1473 गांव बस चुके थे। मालगुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार मालगुजारी के साथ साथ संतालों से अवैध तरीके से अतिरिक्त धन वसूल करते थे। तहसीलदारों की लूट ने संतालों के आक्रोश की आग में घी का काम किया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था विद्रोह का दूसरा सबसे बड़ा कारण थी। पुलिस थाने सुरक्षा की बजाय संतालों पर अत्याचार और उनका दमन करने वाले अड्डे बन गए थे। थानेदार से न्याय नहीं मिलता था। न्याय की फरियाद के लिए आम लोगों को भागलपुर, वीरभूमि या फिर ब्रह्मपुर जाना पड़ता था। संताल परगना से दूर वहां तक पहुंचना कठिन था। ऊपर से निरंकुश नीलहे गोरों का शोषण और अत्याचार। शुरू में नीलहे गोरों ने संतालों को नील की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इससे संतालों को कुछ लाभ भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे नीलहे गोरे साहबों की बड़ी बड़ी कोठियां आबाद होने लगी और संथालों की झोपड़ियां उजड़ने लगी।
दुमका के कोरैया और आसन बनी साहेबगंज राजमहल और दर्जनों इलाकों में नीलहों की कोठियां खड़ी हो गई। 25 जुलाई 1855 को संताली बोली और कैथी लिपि में संतालों ने नीलहों के खिलाफ एक घोषणा पत्र तैयार किया। यह संतालों के विद्रोह के जन आंदोलन में बदलने का प्रमाण था। उस दौरान राजमहल के पास रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठेकेदार अंग्रेज था। उसने 3 मजदूर संताली महिलाओं का अपहरण किया। संतालों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया। 3 अंग्रेज़ों की हत्या कर तीनों संताली महिलाओं को छुड़ा लिया। वैसे इसके पूर्व ही संतालों को एकजुट व संगठित करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। 1854 में संथाल परगना के गांव लछिमपुर के खेतौरी राजवीर सिंह ने संतालियों का संगठन बनाने का काम शुरू कर दिया था। उस दौरान रंगा ठाकुर, वीर सिंह मांझी, कोल्हा परमानिक, डोमा मांझी जैसे संताल नेता पूरे झारखंड क्षेत्र में अलग जगा रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।